हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 8 योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के 5th पेपर, जो कि किसका होता है, सामाजिक अध्ययन का, है ना। आपको पता है कि ये पेपर 50 नंबर का होता है, जिसमें 15 नंबर ऑब्जेक्टिव आते हैं। बाकी जो 35 नंबर बचता है उसमें आपके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों मिला के आते हैं प्रश्न। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो एक ये क्लास जो आपकी रहेगी, मैराथन क्लास रहेगी। इसमें अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके सभी प्रकार के प्रश्न जो है कवर हो जाएंगे एग्ज़ाम में, और एक अच्छा स्कोर आप, बेहतरीन स्कोर आप एग्ज़ाम में करके आएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा, इसमें क्या दिया गया है। देखो, 2023 में से पूछे गए हैं, महाभारत के लेखक कौन थे। तो महाभारत के लेखक का नाम क्या है, वेद व्यास जी, है ना। महाभारत का लेखक किन्हें कहा जाता है, वेद व्यास जी को कहते हैं। वहीं अगर आपसे पूछे कि रामायण के लेखक कौन है, तो रामायण के लेखक कौन है, महर्षि वाल्मीकि जी। जबकि रामचरितमानस के अगर पूछे तो कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी, ठीक है ना। तो इतना आप याद रखेंगे। और ये पूछ सकता है कि महाभारत को और किस नाम से जानते हैं, तो महाभारत को, है ना, पुराना नाम जो है क्या है, जय संहिता था। तो इतना क्वेश्चन आप इसे याद रखेंगे। अगला, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम 2 यहाँ बताना है, तो बता दिया गया है, नेपाल और पाकिस्तान, है ना। बांग्लादेश भी है ना। ऐसे कई सारे देश हैं। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान का भी कुछ पार्ट भारत से लगता है, ठीक है। तो भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम नेपाल और पाकिस्तान हो गए। बाकी अगर कुछ भी आप लिख सकते हैं, है ना। 2 नाम लिखना है, कोई भी नाम जो आपको याद हो बता सकते हैं। अगला, ज़िले के जो मुख्य अधिकारी कौन कौन है। तो ज़िला के जो मुख्य अधिकारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। पहली बात तो डीएम आते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। फिर कलेक्टर आते हैं, फिर तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार, है ना। ये सभी क्या होते हैं, ज़िले के मुख्य अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार जो काटने वाली नदी है उसका नाम है कांगो या फिर जायरे नदी, ठीक है। अगला, सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव बताइए। तो अगर पूछे कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 326 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। और इसके राजनीतिक प्रभाव क्या हुए, तो राजनीतिक एकीकरण और दूसरा छोटे छोटे राज्यों की समाप्ति करना। ये जो है राजनीतिक प्रभाव पड़े सिकंदर के आक्रमण के, ठीक है ना। तो सिकंदर ने 326 ईस्वी में क्या किया था, आक्रमण किया था भारत पे। और इसके ये देखिए राजनीतिक कारण, ये आप याद कर लेंगे। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है। तो भारत में जो मुद्रा की पूर्ति होती है, जो पैसे हैं, है ना, इनकी पूर्ति करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि आरबीआई, है ना। आरबीआई जो बैंक है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब इसका पूछ लेता है क्वेश्चन कि ये तो स्थापना हो गई, है ना, किस आयोग की सिफारिश पे बना। तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना की गई, ठीक है। और ये क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई का, है ना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पे है, मुंबई में है। और इसका अगर पूछे राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, मतलब कि राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। तो इतना आप आरबीआई के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, प्राकृतिक इकाई है, मतलब प्रकृति की एक इकाई होती है, यूनिट होती है, जिसमें समस्त जीवधारी, पेड़ पौधे, जानवर और अणु जीव, ये अणु नहीं अन्य जीव यहाँ होगा, ठीक है ना, अन्य जीव शामिल हैं, जो अजैव पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई को बनाते हैं, ठीक है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र आप याद करके जाना। ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन आप देखें, क्या दिया है, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो जो सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आपको पता ही होगा, सौर ऊर्जा। अगर बात करें कि सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है किस विधि द्वारा, क्योंकि ऊष्मा संचरण की आप 3 विधियां पढ़े होंगे, कौन कौन सी। पहला तो है, एक है चालन, ठीक है, एक है आपका संवहन और एक है विकिरण। तो जो सूर्य से ऊर्जा पहुँचती है पृथ्वी तक, वो विकिरण विधि के द्वारा पहुँचती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्षण किसे कहते हैं, है ना, वर्षण। तो वर्षा के विभिन्न रूपों को ही क्या कहते हैं, हम वर्षण कहते हैं। वर्षा के जो अलग अलग रूप हैं, विभिन्न रूप हैं, उन्हीं को वर्षण कहा जाता है। जैसे कि हिम वर्षा, है ना, हिम की वर्षा हो, बर्फ़ की वर्षा, जल वर्षा और ओस, कोहरा आदि, ये सभी क्या कहलाते हैं, वर्षण। मतलब वर्षा के अलग अलग जो रूप हैं ना, उन्हीं को हम वर्षण कहते हैं। अब इसमें आप
जैसे कि हिम वर्षा, जल वर्षा, ओस, कोहरा आदि, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, प्रकार। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। तो भारत में शक्ति के कौन कौन से साधन है? पहली बात तो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, कोयला है, ये शक्ति का साधन है, और खनिज है। अगला क्वेश्चन है, जलमंडल क्या है? तो जलमंडल क्या होता है? जलमंडल से तात्पर्य क्या होता है? जल की उस परत से है, मतलब ऐसी परत से है जो पृथ्वी की सतह पर झीलों, नदियों तथा महासागरों और अन्य जलाशयों के रूप में क्या होती है? मिलती है। ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। और पृथ्वी की सतह पर लगभग 60% भाग जल है, 60 नहीं, लगभग 70 से 75% तक, है ना। आप पढ़ेंगे 3/4 क्या है? जल है, और एक जो हाँ, लगभग 3/4 का मतलब कितना हो गया? 3/4 × 100। अगर आपको परसेंट में निकालना है तो कितना आएगा? 25 या 75%। हाँ, 70 से 75% भाग आप कह सकते हो कि जल है, 70% बोल सकते हैं आप। और इसी कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? जलीय ग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी को जलीय ग्रहण या जलीय ग्रह कहते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी को नीला ग्रह भी इसीलिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पद्मावत की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद भी होगा आपको, मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी पद्मावत की रचना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ये रहा क्वेश्चन। क्या दिया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण के कोई 2 कारण बताइए। तो पर्यावरण के प्रदूषण के कई कारण हैं, जिसमें से पहला है नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण में अत्यधिक वृद्धि, मतलब ज़्यादा कंपनी को स्थापित जब किया जाता है तो वहाँ पर भी क्या होता है? प्रदूषण होगा, बिल्कुल होगा, पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, ये भी क्या है? एक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। और वनों का विनाश करना, मतलब वनों की कटाई करना, ये भी पर्यावरण प्रदूषण को जन्म देता है। अगला देखें आप, मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम भी लिखिए। तो मापक के अनुसार जो मानचित्र है ना, उनको 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला दीर्घ मापक मानचित्र जो बड़े होते हैं, और एक होता है लघु मापक मानचित्र, छोटे मानचित्र। अगला, ग्लोब किसका प्रतिरूप है? तो ग्लोब क्या होता है बताओ? ग्लोब क्या दिखाता है? पूरे अर्थ को दिखाता है, पृथ्वी का। तो ग्लोब किसका प्रतिरूप है? पृथ्वी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप, नगर निगम की आय के स्रोत बताइए। तो नगर निगम के क्या क्या आय हैं? तो पहला, नगर निगम द्वारा संपत्ति कर और मकान कर को वसूला जाता है, तो ये इसके इनकम के स्रोत बन गए। पानी और सफाई शुल्क भी लिया जाता है नगर निगम के द्वारा ही, और वाहनों पर टैक्स लगाया जाता है नगर निगम के द्वारा। तो ये सभी क्या हो गए? नगर निगम के आय के स्रोत, इनकम के सोर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन है अगला कि ज़िले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करता है? ज़िले में जो परिवार कल्याण का काम होता है कौन करता है? तो ये करते हैं ज़िले का जो होता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ठीक है ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? आप बताएं कमेंट में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको। अगला, फरवरी कितने वर्ष बाद 29 की होती है? तो 29 दिन की होती है। तो फरवरी क्या होती है? हर चौथे वर्ष, है ना, 29 की होती है। मतलब कि हर चौथे का मतलब है, अगर लीप वर्ष देखो, एक होता है साधारण वर्ष जिसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और एक होता है लीप वर्ष या जिसे अधिवर्ष कहते हैं, जिसमें होता है 366 दिन। तो जो 366 दिन वाला होता है ना, इसको लीप वर्ष कहते हैं या अधिवर्ष। और इसमें जो फरवरी होती है क्या होती है? 29 की होती है। तो जैसे कि और वो संख्या है, मतलब कि वो वर्ष जो 4 से पूरी तरह कट जाए, वो क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। जैसे कि 2020 इसके पहले था, और 2024 जो चल रहा है ये क्या है? लीप वर्ष है। इसमें फरवरी 29 की थी। अब 4 इसमें अब आप जोड़ेंगे ना अगले चौथे वर्ष में, फिर जो है मतलब 2028 में फिर जो फरवरी होगी वो 29 की होगी। अगला क्या है? बोध गया क्या है? तो बोध गया क्या है? बिहार का वह स्थान है, बिहार में एक स्थान है बोध गया, जहाँ पे क्या होता है? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा। अगला, इसमें रचनाएं पूछ लेता है, हर्षचरित की रचना किसने की? तो बाण भट्ट जी ने की है। हर्षचरित की रचना किसने की? तो बाण भट्ट ने की है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखें आप, जैसे भी आपने पढ़ा था ऊपर, है ना, कि पद्मावत की रचना तो किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? तो चीन के सर्वप्रथम शासक, जिनका नाम क्या था? किन शी हुआंग। इनके द्वारा जो है चीन की महान दीवार का निर्माण प्रारंभ करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है? ग्राम, अब देखो ये प्रश्नों को अगर आप कर पा रहे हो तो आपके बहुविकल्पीय भी कवर हो रहे हैं, और लघु उत्तरीय भी आप इनसे बना के लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताओ। तो ग्राम पंचायत के बहुत सारे कार्य हैं। पहला कि जल संसाधनों को उपलब्ध करवाना, सड़कों, है ना, जो ग्राम की सड़कें हैं उनकी देखरेख करना, उनको सही करवाना समय समय पर, जल निकासी का काम, स्कूल भवन का रखरखाव और का निर्माण कराना। तो ये सभी ग्राम पंचायत के कार्य हैं। 2 बताने हैं, आप बहुत सारे याद कर सकते हैं। दूसरा, स्थानीय कर का संग्रह करना, इकट्ठा करना। अगला क्वेश्चन क्या है? सड़क यातायात संबंधी 2 नियम बताओ। सड़क यातायात संबंधी नियम आप बहुत पहले जानते होंगे। पहली बात तो हमें सड़क पर
एक लिमिट स्पीड में चलना चाहिए। दूसरा, जो सिग्नल होते हैं लगे उनका पालन भी करना चाहिए। और हम ये भी बता सकते हैं कि यातायात के नियम में भी है कि हमें सड़क पर हमेशा क्या चलना चाहिए, अपने बाईं ओर चलना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो आप देखे होंगे जो ग्लोब होता है उसमें दो प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं। एक होती हैं कैसी लाइनें, लेटी हुई लाइनें, ये ठीक है ना, ये अक्षांश कहलाती हैं। और एक होती हैं ऐसे जो कि खड़ी हुई लाइनें होती हैं, ये कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है। तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण धरातल पर, उत्तर या दक्षिण धरातल पर दिए गए किसी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र के बीच कोणीय माप की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तथा अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं। इतिहास की कोई एक परिभाषा बतानी है। इतिहास किसे कहते हैं? पूर्व में हुई जो घटनाएं हैं उनका वर्णन करना ही है ना, बाद में क्या कहलाता है? इतिहास। तो प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्णन ही क्या है? इतिहास कहलाता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म किसे कहते हैं? फॉसिल्स। तो पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के, है ना, जो कि पहले समय में जीवित थे, उनको परिरक्षित अवशेष, है ना, जो उनकी डेड बॉडी की जो अवशेष थे उनको, या फिर चट्टानों पर छोड़ी गई छापों को, जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में क्या है? सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। ठीक है। अगला, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जो आग की खोज हुई थी वो कब हुई थी? तो आग की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में, और पहिए का अगर आविष्कार पूछे तो कब हुआ था? नव पाषाण काल में। अगला, गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था? तो गीजा का पिरामिड 2560 ईसा पूर्व, है ना, खुफू वंश के चौथे शासक द्वारा बनवाया गया था। देख रहे हो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अफ्रीका है इसकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो नहीं, किलिमंजारो बोलते हैं, माउंट किलिमंजारो। ये अफ्रीका महाद्वीप की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। अगला, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है ना। और ऐसे अगर आपसे पूछे कि आंध्र प्रदेश में कौन है, तो आंध्र प्रदेश में क्या है? श्रीहरिकोटा, है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा, जहाँ से क्या होते हैं, आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के यानों को यहाँ से क्या किया जाता है? अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है, भेजा जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ अगर पूछ लेता कभी कभी क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला। और ये जो है मोहनजोदड़ो क्या है? वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में है, और ये रावी नदी से, है ना, किस नदी से है? तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है ना। अगला, और ये इसका नाम मैंने बता दिया कि मृतकों का टीला है। ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला, और वर्तमान में कहाँ है? ये आपको पता है, पंजाब के सिंध में है। सॉरी, सिंध कहाँ पे? अगर देखें तो पाकिस्तान में। अगला, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन है? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, है ना, लिपि का मतलब जिसमें यहाँ पे पाए गए लिखे हुए कुछ, है ना, अलग अलग स्थानों पे, तो वो चित्र लिपि थी। क्या बनाया गया था? चित्र बनाया गया था, चित्र लिपि है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि चित्र है। अगला, पुरातात्विक स्रोतों के नाम बताइए। तो पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं जिससे हमें क्या होता है? पुरानी चीज़ों के बारे में पता चलता है, इतिहास के बारे में। किस किस चीज़ से मिल सकते हैं स्रोत? खुदाई से प्राप्त धातु या मुद्राएं, इमारतों और भवनों के अवशेष जो मिलते हैं, ये सभी पुरातात्विक स्रोतों के नाम हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम कब दिया गया? मतलब जिला परिषद को जिला पंचायत का नाम कब दिया गया? तो ये दिया गया 1944 ईस्वी में। अगला, ममी क्या है? ममी, तो ममी आप देखे होंगे पुराने समय की जो जिनकी डेड बॉडी हैं उनको शवों को रखा जा गया है ना, विभिन्न प्रकार के केमिकल के द्वारा, तो उसे ममी कहा जाता है। तो शवों के रख रखाव की कला को ही क्या कहते हैं? ममी कहते हैं। तो शवों के रख रखाव की जो कला है उसी को ममी कहते हैं। अगला, किन्हीं 2 नदी घाटी सभ्यताओं के नाम बताओ। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि रावी नदी की है। दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि आपके नील नदी मिस्र में है। अगला, हड़प्पा की खुदाई के जनक कौन है? तो हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने। ऐसे मोहनजोदड़ो की पूछ ले तो कौन है? राखलदास बनर्जी। ठीक है।
अगला, मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए। तो मेसोपोटामिया दो शब्दों मेसो और पोटामिया से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ है बीच तथा पोटामिया का अर्थ है नदी। तो अर्थात दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया। मेसो का अर्थ क्या है? बीच में, और पोटामिया का अर्थ है नदी। तो अर्थात दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, उल्का पिंड क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। उल्का पिंड क्या है? तो उल्काएँ प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती हैं। आप देखते हैं कभी कभी अचानक से है ना लाइट की तरह आता हुआ दिखता है और कुछ समय बाद वो गायब हो जाता है ना, कि पृथ्वी की लेयर में जैसे ही आता है ये क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तो उल्काएँ प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती हैं, जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती हैं और फिर क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाते हैं। उल्काएँ क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों एवं धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। तो उल्काएँ क्या होती हैं? क्षुद्र ग्रह जो होते हैं। अब क्षुद्र ग्रह क्या है? तो क्षुद्र ग्रह आप पढ़े होंगे कि सूर्य के ग्रह कितने हैं, है ना। ग्रह कितने हैं तो बताइए कितने हैं? 8 ग्रह हैं, है ना। मान लो कि ये सूर्य है, सूर्य, ठीक है। तो इसके बाद क्या है? फिर आप पढ़ोगे बुध ग्रह है। कौन है? बुध है। फिर पृथ्वी है। फिर कौन है? मंगल है। बुध, पृथ्वी, मंगल। फिर कौन है? बृहस्पति। कौन ग्रह है? बृहस्पति। बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। उसके बाद शनि, है ना। फिर अरुण और फिर वरुण। तो ये 8 ग्रह हो गए। तो जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं ये पूछ सकता है किन ग्रहों के बीच में होते हैं। तो ये होते हैं आपके जो यहाँ पे इधर छोड़ देंगे, है ना। चलिए देखते हैं, एक ग्रह हमारा छोड़ गया है, कौन सा है? शुक्र, है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो जो आपका मंगल और बृहस्पति ग्रह है ना, इसके बीच में क्या होती है? एक बेल्ट पाई जाती है जहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है ना। और बृहस्पति ग्रह जो होता है आपको पता है सबसे बड़ा ग्रह है। और पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं, वलयाकार छल्ले पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक किनको माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है, ठीक है ना, एडम स्मिथ। अगला, विश्व के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताइए। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। बात करें तो एशिया क्या है? सबसे बड़ा। जबकि जो ऑस्ट्रेलिया है ये सबसे छोटा। आप बताएंगे कितने महाद्वीप हैं कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिस्र सभ्यता के 2 देवताओं के नाम बताओ। तो उनके नाम थे होरेस और ओसरिस, है ना। ये नाम है, अजीब से नाम है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूम केतु या फिर पुच्छल तारे किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं, पुच्छल तारे सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों क्या हैं? पिंड विद्यमान हैं, जिन्हें पुच्छल तारे कहते हैं। पुच्छल तारे की जो होते हैं पूँछ जो होती है, पूँछ पाए जाते हैं हमें, और सदैव सूर्य से दूर दिखाई देती है, ठीक है ना। अगला, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? ये तो भैया इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में मध्य में चंद्रमा अगर आ जाएगा तो उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। किसके बीच में? सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। और ये जो घटना होती है पूछ लेता कब होता है? ये हमेशा अमावस्या को होती है। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, जबकि जो चंद्र ग्रहण होता है ये हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। तो ये भी याद रखना आप। तो सूर्य ग्रहण में देखा आपने कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा, ठीक है ना। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तो जिससे क्या होगा? सूर्य में ग्रहण लग जाएगा, मतलब दिखाई नहीं देता, आपको पता, अंधकार हो जाता है पूरा। और ये हमेशा अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगा? पृथ्वी अब आ जाएगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो बनता है चंद्र ग्रहण। और ये हमेशा क्या होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। ये ज़रूर याद रखेंगे आप। अगला, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है ना, उसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक है, सब इम्पोर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है। मैंने बताया कि आपका भूमिक एनपी भी पूरा कवर होगा, तो दिक्कत ही क्या है ना, वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? तो गायत्री मंत्र को लिया गया है ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, और गायत्री मंत्र में है ना सूर्य किसको संबंधित है? तो ये सूर्य देव को संबंधित है। अगर पूछ ले गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सूर्य देव को समर्पित होता है। अगला, महाभारत का पुराना नाम पहले मैंने बताया था जय संहिता था। क्या नाम था? जय संहिता। अगला,
विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन है? तो ये तो सबको पता है, प्रशांत महासागर है, बड़ा भी और सबसे गहरा भी। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पृथ्वी किधर से किधर की ओर घूमती है? तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण है, घूमना, ये दिशा पश्चिम से क्या है? पूर्व की ओर है। तो याद रखेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगला, इतिहास क्या है? तो इसको भी आपने पढ़ा ही था पहले ही, है ना। प्राचीन में हुई घटनाओं को वर्तमान में उसका वर्णन करना है, क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो मानव विकार के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण, है ना, लिखित रूप में क्या है? उपलब्ध है। तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण हमें क्या है? लिखित रूप में उपलब्ध है। अगला, पूरा पाषाण काल की कोई दो विशेषताएं बताएं। तो इस काल में जो मानव का जीविका आधार था वो क्या था? केवल शिकार करता था पहले आदि मानव। फिर आग का आविष्कार पूरा पाषाण में हुआ था, हमने भी आपको ऊपर बताया था। जबकि पहिए का आविष्कार अगर पूछे तो हुआ था नव पाषाण काल में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूरा पाषाण काल की दो विशेषताएं तो पढ़ ही लिया, अब नव पाषाण काल के बारे में देखते हैं, है ना। तो नए पाषाण काल की विशेषता क्या है कि इसमें पहिए का आविष्कार हुआ था। कुत्ते को सबसे पहले जो है यहाँ पे आदि मानव ने पालतू जानवर बनाया था। तो एक क्वेश्चन बनता है सबसे पहले, है ना, पालतू जानवर किसको बनाया गया? तो वो कुत्ता था। अगला, कृषि का विकास भी इसी में, या आविष्कार भी नव पाषाण काल में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। पहला कि इसी में पहिए का आविष्कार हुआ, फिर नव पाषाण काल में कुत्ते को पालतू जानवर बनाया आदि मानव ने, और कृषि का आविष्कार भी इसी में हुआ। अगला, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जी थे। अगला, तारा किसे कहते हैं? तो वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करता है, क्या कहलाता है? तारा। जैसे सूर्य भी क्या है? एक तारा है, क्योंकि इसका अपना खुद का क्या है? प्रकाश होता है ना। जबकि चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होकर चमकता है। तो याद रखेंगे इतना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर देना भाई, सब्सक्राइब कर लेना, है ना, आगे तक आपको हेल्प मिलेगी। प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों के नाम बताओ। तो प्राचीन भारत के दो महाकाव्य कौन कौन है? महाभारत है, रामायण है। ये सभी क्या है? महाकाव्य हैं, ठीक है ना, पुराने समय के। अगला, विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से प्राप्त किए? तो ये प्राप्त किए थे उपनिषद थे, है ना। अब उपनिषदों की संख्या आप बताएं कितनी है ना। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव, है ना, जिनको हम प्रथम तीन तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। ये जो है जैन धर्म के क्या हैं? संस्थापक हैं। और जो महावीर स्वामी हैं, ये 24वें और लास्ट तीर्थंकर हुए थे, ठीक है, ये जरूर याद रखना आप। अगला, जैन धर्म के 23वें और 24वें बताना। तो 23वें कौन है? पार्श्वनाथ जी। देखिए, पहले अगर पूछे तो ऋषभदेव, ठीक है, और 24वें पूछे तो कौन है? महावीर जी, और 23वें पूछे तो पार्श्वनाथ जी हैं। अगला, महावीर के बचपन का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है, वर्धमान, पढ़े भी होंगे आप। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जीटी रोड, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। अगला, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। तो सबसे छोटा महाद्वीप अभी आप पढ़े थे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर। और सबसे बड़ा अगर पूछे तो सबसे बड़ा कौन है? एशिया है। और अंटार्कटिका महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा है ना। अगला, पृथ्वी के किस भाग में सूर्य ताप अधिकतम होता है? सूर्य का ताप सबसे ज़्यादा अधिकतम किस भाग में होता है? तो साइबेरिया में स्थित वर्खोस यांस्क नामक स्थान पर क्या होता है? सूर्य का जो सूर्य ताप होता है सबसे अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन क्या है? पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो पंचायत व्यवस्था 2 स्तरों पर काम करती है, नगर और ग्रामीण। अगला, नासा का पूरा नाम बताइए। तो नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी अगर बात करें स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी, एक बार देख लेना, है ना। 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अमेरिका में है, ठीक है ना। जैसे अपने यहाँ इसरो है, वैसे वहाँ पे क्या है? नासा, अमेरिका में। अगला देखिएगा, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो ये देखो, हमने बताया था 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, है ना, प्लूटो को हटा दिया गया है। तो सौरमंडल में कुछ 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जिसमें शनि के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इतना आप याद रखेंगे। और जो बुध है और जो शुक्र है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की क्या बोलते हैं? बहन बोलते हैं, ठीक है। अगला, अब बुध को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो क्योंकि बुध नहीं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी पे आपको पता है कि लगभग 70% तक पानी पाया जाता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। सौरमंडल से किस ग्रह को निकाल दिया गया? तो मैंने अभी बताया था कि पहले 9 ग्रह थे, परंतु अब 8 हैं। सौरमंडल से यम ग्रह को, जिसे प्लूटो,
है ना कहते थे, उसको निकाल दिया गया। अब यम को बौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया है, क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में। मतलब अनीश्वरवाद क्या है? तो ईश्वर को ना मानने वाले ही अनीश्वर कहलाते हैं। तो ईश्वर को ना मानना अनीश्वरवाद है। इस संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, मतलब दोनों ही धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी क्या है? तो मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है एवं जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज होता है, क्या कहलाता है? मंदाकिनी कहलाता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है और जो तारा निर्माण की प्रक्रिया का शुरुआत करता है गैसों की पुंज की तरह, वो क्या कहलाता है? मंदाकिनी कहलाता है। अगला, आकाशगंगा क्या है? तो ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से निर्मित है ना। जो हमारी मंदाकिनी उसका नाम क्या है? गैलेक्सी है। और जैसे आकाशगंगा कहते हैं, हमारी पृथ्वी को की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि हमें सब क्वेश्चन करने। अच्छे नागरिक के 4 गुण लिखने हैं। तो अच्छे नागरिक के बहुत सारे गुण हैं, अब देख सकते हो। पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण में व्यक्तिगत स्तर पर योगदान देना, ये अच्छे नागरिक के गुण है ना। पेड़ लगाएं तथा वृक्षों का संरक्षण करें, देखभाल करें। जल एवं बिजली जैसे संसाधनों की बर्बादी न करें, है ना। ध्वनि प्रदूषण न फैलाएं तथा कूड़ा करकट इधर उधर फैलाकर प्रदूषण को न फैलाएं और प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर दें। तो ये सभी अच्छे नागरिक के गुण हो गए। ऐसे अगला, मतलब बहुत सारे आप गुण लिख सकते हो खुद ही। प्रत्येक स्थान पर स्वच्छता का ध्यान रखें और कोई भी कूड़ा सदैव डस्टबिन में ही डालें। पान मसाला और गुटखा खाकर इधर उधर ना थूकें। अगला, सार्वजनिक संपत्ति को ना पहुँचाएँ खुद से और ना किसी के द्वारा उसे पहुँचाने दें और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लें। अपने बच्चों को राष्ट्र का जो योग्य और जिम्मेदार नागरिक बनाएं, मतलब उन्हें पढ़ाई लिखाएं अच्छे से, एक अच्छा जो है उनकी परवरिश करें, क्योंकि बच्चे राष्ट्र का क्या है? भविष्य है। समझ में आ गया होगा, ये तो आप कर ही लेंगे यार। अगला क्वेश्चन देखो, जैवमंडल क्या है? तो जैवमंडल से आशय पृथ्वी के उस भाग से है जहाँ समस्त प्रकार का जीवन पाया जाता है। जैवमंडल क्या है? ऐसा भाग है पृथ्वी का जहाँ पे सभी प्रकार के, है ना, प्राणियों का जीवन पाया जाता है। पृथ्वी में 3 परिमंडल पाए जाते हैं। पहला है स्थलमंडल, फिर वायुमंडल और फिर जलमंडल। तो जैवमंडल की परत अत्यंत पतली है, लेकिन अत्यंत क्या है? जटिल संरचना है। किसी भी प्रकार का जीवन इसी भाग में क्या है? संभव है। जैवमंडल में ही किसी भी प्राणी का जो है जीवन क्या होता है? संभव है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया गया है? त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म में बताए गए हैं 3 त्रिरत्न, जिनका नाम है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि बताओ कि त्रिरत्न, है ना, किस धर्म में बताए गए हैं? तो पहली बात तो जैन धर्म में बताएंगे। कौन कौन है? तो 3 हैं, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इस त्रिरत्न के पालन में जैन क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। त्रिरत्न जैन धर्म से क्या होता है? संबंध रखता है। देख रहे हो, एक ही प्रश्न में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो ये किस में बताया गया है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है, जबकि अष्टांगिक मार्ग जो है ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसकी स्थापना महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध ने की थी। तो अष्टांगिक मार्ग से संबंध बौद्ध धर्म रखता है। यह दुख निरोध मार्ग है। इसको इस प्रकार बताया गया है 8 को। पहला क्या बताया गया है? सम्यक दृष्टि, अर्थात 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करना, पहला ये है। अगला, सम्यक वचन मतलब सत्य हमेशा बोलें आप। अगला बताया गया है सम्यक संकल्प, मतलब हिंसा, द्वेष, है ना, राग, वासना एवं दुर्भावना का त्याग करें। अगला बताया गया है कि सम्यक कर्म, अर्थात विषय वासना से रहित कार्य करना चाहिए। अगला बताया गया है सम्यक जीव का, मतलब देखो सबके बारे में सबका अर्थ दिया गया है कि प्रत्येक जीव को अपने परिश्रम तथा ईमानदारी से ही धनोपार्जन करना चाहिए। अगला बताया गया सम्यक व्यायाम, अर्थात शुद्ध विचार को ग्रहण करना। सम्यक स्मृति, अर्थात मन वचन कर्म की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहना चाहिए। अगला, सम्यक समाधि, अर्थात चित्त की एकाग्रता। तो इतना समझ में आ गया कि अगर पूछे त्रिरत्न किससे संबंध रखता है, किस धर्म से? तो जैन धर्म से। जबकि अष्टांगिक मार्ग संबंध किससे रखता है? बौद्ध धर्म से रखता है, ठीक है ना। ये जरूर याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ये देखो, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा गया है? तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी पृथ्वी भी क्या है? ग्रह है। यह दूरी के क्रम में सूर्य से तीसरे नंबर पर, भाई पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, तो तीसरे नंबर पे आएगी। आकार में यह सौरमंडल का क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, पाँचवें नंबर पर, क्योंकि सबसे बड़ा तो पृथ्वी है। यदि पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होती तो बहुत अधिक ताप के कारण यहाँ जीवन संभव नहीं होता, जैसे कि बुध ग्रह है। और यदि, है ना, बहुत अधिक दूरी पर होती तो अधिक ठंड के कारण भी यहाँ पे
कोई जीवधारी जीवित नहीं रहता। तो पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जहाँ क्या है, जीवन है। जीवन हेतु यहाँ पे उपयुक्त दशाएँ हमारी केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएँ हो गई है ना, आपको फसल भी मिल जाती है, हर एक चीज़ मिल रहा है। तो इस दृष्टि से हमारी पृथ्वी सौरमंडल में क्या है, अनोखी है। और पृथ्वी पर जल की मात्रा सबसे ज़्यादा है, अधिक है। इस कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। तो यार याद हो जाएगा ना, सिंपल है एकदम। ये देखो चंद्र ग्रहण की स्थिति समझाइए। मान लो चित्र बनाने को आ जाए एग्जाम में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का। तो देखिए अभी आपने पढ़ा था कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, पूर्णिमा को होता है, जबकि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। तो पूर्णिमा के दिन जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य क्या आ जाएगी, पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण होता है। देखोगे आप, फिर ये चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की जो छाया है ये चंद्रमा पर पड़ती है। ये जो पृथ्वी है इसकी छाया कहाँ पड़ने लगेगी, चंद्रमा पर पड़ने लगेगी। और ये फिर क्या होता है, जो चंद्रमा जो होता है ये पृथ्वी की छाया में छुप जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता। तो ये स्थितियाँ हैं, देख रहे हो यहाँ पे दिखाया गया, पृथ्वी बीच में आ गई है और इधर चंद्रमा है, उधर क्या है, सूर्य है। तो ये कौन सी घटना बन रही है, ये बन रही है आपका चंद्र ग्रहण। ऐसे सूर्य ग्रहण भी आप तैयार रखेंगे, है ना। कब होता है, किस दिन होता है, मैंने बता दिया। अगला, वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वेदों की संख्या आप पढ़े होंगे, 4 हैं। कौन कौन, पहला है ऋग्वेद, और ये सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं, तो 1028। और हर लाइन में सवाल है, यहाँ पे क्वेश्चन है, मतलब है ना। इसकी भाषा क्या है, पद्यात्मक है, मतलब कि आप इसे गा के पढ़ सकते हैं। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य देव से संबंध रखता है, कि देवी जो सावित्री को संबोधित है। मैंने बताया था ना कि गायत्री मंत्र का जो है संबंध किससे, सूर्यदेव की देवी सावित्री को है। दूसरा कौन सा है, वेद यजुर्वेद। यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद्य एवं गद्य दोनों में है। तो अगर आपसे क्वेश्चन करे कि ऐसा कौन सा वेद है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो कौन सा है, यजुर्वेद है। यह मूल रूप से कर्म कांड प्रधान ग्रंथ पर है आधारित। इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधान के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में कैसे यज्ञ और इनके नियम के बारे में बताया गया है। अगला है सामवेद। तो इसमें संकलित मंत्रों के यत्र अवसर देवताओं की स्तुति हेतु गाया जाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सामान का वास्तविक अर्थ गान है, और ऋग्वेद में मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं तो उनको सामन मतलब साम कहा जाता है। साम गान की एक सहस्त्र पद्धति थी, जिसमें 13 शाखाकारों के नाम उपलब्ध होने के कारण 13 शाखाओं का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन इन 13 में से केवल 3 शाखाएँ संप्रति उपलब्ध हैं। कौन कौन, राणायनीय, कौथमीय और जैमिनीय, या फिर इसको तवलकार कहते हैं। सामवेद की पूरी मंत्र कितना है, 1875 है इसमें मंत्र है। इसमें ऋग्वेदों के मंत्रों की संख्या कितना बताइए, 1771। इस प्रकार केवल 104 मंत्र सामवेद में नवीन है, मतलब कि नए हैं। आगे देखो, ये अथर्ववेद जो लास्ट वेद है, 4 हैं। तो अथर्ववेद को हम ऋत्विक ब्रह्म होता है, अथर्ववेद का ऋत्विक ब्रह्म होता है। इस वेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है, याद रखना, अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। और सोम इसके प्रमुख देवता है। आचार्य सुमंत है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, निवारण, जनतंत्र, जादू टोना, मतलब किस जो है वेद में बताया गया है। तो आप याद रखना कि जादू टोना औषधि के बारे में बताया गया है अथर्ववेद के अंदर का, ठीक है ना। तो याद तो कर लेंगे आप, यहाँ से मैं बता रहा हूँ आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे एग्जाम में। लगभग सब टाइप क्वेश्चन ले लिया है। ज्वार भाटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वार भाटा क्या होती है, वह स्थिति है जिसमें सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन समुद्र का तल क्या होता है, ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। किसके कारण, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा के, सूर्य और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। ये समुद्र में क्या होता है, फिर जो समुद्र का पानी है एक बार ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है। पानी के ऊपर उठने और नीचे गिरने की प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। तो समुद्र के पानी के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने की क्रिया को भाटा कहते हैं। और ये स्थिति कब बनती है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से। प्रतिदिन समुद्र का जल क्या होता है, ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है। ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं, नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम और देंगे आप बस, है ना। इस 40 मिनट की क्लास से आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर आप एग्ज़ाम में करके आएंगे, मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है ना। बस आप पूरी क्लास दे के जाएंगे। तो हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, तो कुल महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं, 7। कौन कौन, अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। जिसमें सबसे बड़ा अगर पूछे क्षेत्रफल में कौन है, एशिया है, ठीक है ना। और सबसे छोटा अगर पूछे तो कौन है, अफ्रीका है, ठीक है ना। अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे। देखो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है,
लास्ट क्वेश्चन लिया है हमने, धूमकेतु क्या है। अभी आपको ऊपर पढ़ाया था लेकिन फिर से देख लेते हैं। तो धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है, मतलब सौरमंडल का ही भाग है, जो किससे बना होता है, धूल, पत्थर, बर्फ़ और गैस के बने होते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं। तो धूमकेतु किससे मिलके बने होते हैं, तो आप बता सकते हो कि ये पत्थर, धूल, बर्फ़, गैस के छोटे छोटे खंड होते हैं, पार्ट होते हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, मतलब ये भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ में, है ना, इस शेप में करते हैं। लगभग कितने से 6 से लेकर 200 वर्ष में पूरा करते हैं। और कुछ धूमकेतु का पथ जो होता है वलयाकार होता है और वे मात्र एक बार ही दिखाई देते हैं। लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा में हज़ारों वर्ष लगा देते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, है ना, और अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। तो कुछ प्रसिद्ध धूमकेतु के नाम दिए गए हैं, जैसे कि हेली है, धूमकेतु शूमेकर लेविन नाम है इसका, हेल बॉब धूमकेतु। तो ये आप धूमकेतु के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए थोड़ी से ही वीडियो में, है ना, अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और लोग का भी फ़ायदा हो सके। समय है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें। तो बस करते हैं, क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।